बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट ईयर का तीसरा चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं और इसका टाइटल है मोशन एंड फोर्स। तो इसमें सबसे पहले हम मोशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन मोशन से भी पहले हम ये देखते हैं कि रेस्ट क्या है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हालत सुकून में है, रेस्ट की स्टेट में है, स्टेशनरी है। तो इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। मिसाल के तौर पर एक किताब है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू डोर्स, वॉल्स, चेयर्स या कोई भी और ऑब्जेक्ट जो है उस कमरे के अंदर है, तो उसके रिस्पेक्ट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही किताब की। तो हम कहते हैं कि बुक जो है वो स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो इसलिए जब एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता अपने सराउंडिंग के एतबार से, तो हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। और फिर मोशन क्या हुई? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मिसाल के तौर पर पहले मैं यहाँ था, अब मैं इधर चला गया हूँ। अब देखिए मेरी पोजीशन चेंज हो गई है, कैमरे के लिहाज से मेरी पोजीशन चेंज हो गई है, वाइट बोर्ड के लिहाज से मेरी पोजीशन चेंज हो गई है। तो जब मेरी पोजीशन मुसलसल चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इन द स्टेट ऑफ मोशन हूँ, मैं मोशन की हालत में हूँ, हरकत की हालत में हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग कंटिन्यूसली, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो वॉक कर रहा है फुटपाथ के ऊपर, तो डेफिनेटली उसकी जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के लिहाज से, बिल्डिंग्स के लिहाज से, बिजली के खंभों के लिहाज से, सड़क पे जो दरख्त हैं उनके लिहाज से उसकी पोजीशन, अपने उसके घर के लिहाज से उसकी पोजीशन जो है मुसलसल चेंज हो रही है। तो हम कहते हैं कि ये आदमी जो है वो हालत हरकत में है, यानी कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है। अब अगली बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि मोशन और रेस्ट जो होती हैं ये स्टेट रिलेटिव स्टेट है, रिस्पेक्टिव स्टेट है। इसका ताल्लुक सराउंडिंग के साथ है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम कह नहीं सकते कि वो एब्सोल्यूट मोशन में है या वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। ये रिलेटिव टर्म्स हैं, मोशन और रेस्ट। मिसाल के तौर पर एक पैसेंजर है, वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, तो एट द सेम टाइम वो मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी कि उसके जो साथी पैसेंजर हैं उनके लिहाज से जो हमारा कंपार्टमेंट है उसका ट्रेन का, उसमें उसकी सीटों के लिहाज से, उसके फर्श के लिहाज से तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि वो रेस्ट में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के लिहाज से वो रेस्ट में है। लेकिन अगर अर्थ के लिहाज से देखा जाए तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। वो लाहौर से कराची चला गया, उसकी डिफरेंट शहरों के साथ उसकी पोजीशन जो है, स्टेशंस के साथ उसकी पोजीशन मुसलसल चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होगा, तो जाहिर है हमने कहा उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जब पोजीशन चेंज होती है तो कितनी पोजीशन चेंज हुई, उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस कह लें, ये वाई एक्सिस कह लें, इसमें ये ओरिजिन है। अब इसके रिस्पेक्ट एक आदमी जो है वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ जा रहा है, तो ये जो इसका रेफरेंस पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट अगर उसको देखा जाए तो एक लम्हे के लिए बिलफर्ज वो ए पॉइंट के ऊपर, तो उसका पोजीशन वेक्टर जो बनता है वो r1 है। और मूव करता हुआ जब वो यहाँ पहुँचता है
तो वेल फर्स्ट टाइम T2 हो जाता है, यानी कि यहाँ उसका जो इंस्टेंट हमने नोट किया, फॉर एग्जांपल जब वो यहाँ पे था तो हमने टाइम नोट किया घड़ी पे, तो 10:05 हुए थे, और जब वो यहाँ पहुँचा है तो 10:10 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब 10:05 पर उसकी पोजीशन हमने देखी तो वो R1 पोजीशन वेक्टर उसकी पोजीशन को शो कर रहा है, और 10:10 पर उसकी जो पोजीशन है उसको R2 वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर से हम शो करते हैं, वो पॉइंट B के ऊपर रिजाइड करता है। अब इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। अब कितनी पोजीशन चेंज हुई है ये देखिए, R2 R1, R2 फाइनल पोजीशन, R1 इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। तो ये एक्चुअली उसकी पोजीशन को पोजीशन की चेंज को शो कर रहा है। इसी चेंज इन पोजीशन को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या हुई कि जब एक बॉडी जो है वो मूव करती है तो उसकी जो पोजीशन में चेंज आती है, यानी कि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस होता है उसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो ये मैंने एग्जांपल दी है कि ये आदमी यहाँ से मूव करता हुआ जा रहा था, एक लम्हे पे उसकी पोजीशन जो है R1 वेक्टर से हम शो कर रहे हैं, दूसरे लम्हे पे उसकी पोजीशन R2 वेक्टर से शो कर रहे हैं। तो R2 माइनस R1 ये वेक्टर बना, ये AB से हम शो कर रहे हैं, डेल्टा R, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली क्या हुआ, फिर ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन में पाथ जो बनता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का शो कर रहा है बेसिकली A और B पॉइंट का, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज सच अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the shortest distance between the two points। A और B पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये डेल्टा R बनेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो सिंपली क्या हुई, चेंज इन पोजीशन को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और डिस्प्लेसमेंट जो है एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और जिसकी डायरेक्शन जो है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। यानी कि ये जो वेक्टर है, ये ब्लू जो वेक्टर हम शो कर रहे हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो R2 माइनस R1 के बराबर होगा। अब रही बात कि इसके यूनिट क्या होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट जो हैं वो मीटर ही होंगे। तो जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये डेल्टा R जो है वो D के बराबर होगा, और ये R2 माइनस R1 के बराबर होगा, और D जो है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन डिस्प्लेसमेंट इज सच अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is the shortest distance between the two points and its direction is from initial point to final point। यानी कि यहाँ देखें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ इसकी डायरेक्शन है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर एक आदमी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा, एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही, तो उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। यानी यहाँ देखिए इसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा A और B, ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसलिए हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगे, जब एक ऑब्जेक्ट जो है या एक आदमी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यहाँ देखें ये इस स्ट्रेट पाथ को मूव करता हुआ बॉडी जो है या आदमी जो है मूव कर रहा है, तो A पॉइंट से B पॉइंट तक वो पहुँचता है। A पॉइंट पे उसका जो पोजीशन वेक्टर R1 है, B पॉइंट पे उसका पोजीशन वेक्टर R2 है, तो इसका जो D होगा R2 माइनस R1, वो देखें ये डिस्टेंस यहाँ उतना ही होगा जितना ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगी जब एक ऑब्जेक्ट या स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ मूव करेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर एक आदमी जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में की तरफ जा रहा है, तो
उसको हम ये देखना चाहते हैं कि कितना फास्टर वो मूव करता है या कितना स्लो और मूव करता है। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितना तेज़ी के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या कितना कम उसकी यानी कि पोजीशन जो है वो कम तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। तो चेंज इन पोजीशन को टाइम के साथ कोरिलेट करना है हमने, तो ये टर्म कहलाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है वो टाइम रेट ऑफ चेंज है किसकी? पोजीशन की, कि पोजीशन जो है किस लिहाज से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कहलाएगी उसकी वेलोसिटी। या हम कह सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैं थोड़ा सा टर्म जो है वो रेट को एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके अब्बू जो है चीनी का थैला लेके आए हैं, वो कहते हैं कि यार ये चीनी का थैला जो है वो 50 किलोग्राम का है और मैंने पैसे जो दिए हैं वो 5,000 रुपया दिया। तो चीनी का रेट क्या हुआ फिर? तो आप क्या करेंगे? आप ये रेट निकालने के लिए 5,000 को डिवाइड कर देंगे 50 से, ये आ जाएगा RS पर केजी। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेट जो है वो 100 रुपये पर किलोग्राम हुआ। इसको क्या कहेंगे? ये कहलाएगा मास रेट, यानी कि किलोग्राम के लिहाज से हमने उसका रेट निकाला। इसी तरह अगर आपके अब्बू जो है वो कपड़े का थान लेके आए और उसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर और वो जो पैसे दे के आए हैं वो 20,000 रुपया दे के आए। अब आपसे पूछते हैं कि इसका रेट क्या बनेगा, तो आप क्या करेंगे? फिर वही बात कि 20,000 जो है उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,000। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका 1,000 रुपी पर लेंथ पर मीटर, ये आ जाएगी लेंथ रेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी किसी भी क्वांटिटी का हमने रेट निकालना है तो क्या करते हैं, वो क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है और जिस रेट यानी कि टाइम रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, लेंथ रेट निकालना है तो लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, मास रेट निकालना है तो उसके मास से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास रेट आएगा। अब यहाँ वेलोसिटी क्या हुई? हमने कहा कि ये टाइम रेट है, मीन हम डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा टाइम रेट, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि v जो है एक्चुअली क्या है, d ओवर t होगा, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट है जितने टाइम में तय किया गया, तो d ओवर t जो होगा वो v के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये क्या कहलाएगा? टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया। कपड़े का रेट पर मीटर, चीनी का रेट पर किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का रेट पर टाइम पर सेकंड। तो इसका क्या मतलब होगा? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट। तो ये टाइम रेट जो है डिस्प्लेसमेंट का, उसको हम नाम देंगे वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी जो है उसको मुख्तलिफ कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई कि अगर बिल्कुल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और एक बॉडी जो है उसने डिस्प्लेस किया है ए से बी की तरफ। मिसाल के तौर पर ये बहावलपुर है, ये मुल्तान है, तो आप ड्राइव करते हैं बहावलपुर से मुल्तान की तरफ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 100 किलोमीटर का।
आपको लगते हैं 2 घंटे, टाइम आपने लिया है 2 घंटे, तो आपकी जो टाइम रेट होगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट होगा वो कितना निकलेगा, ये देखिए वही बात कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये 100 किलोमीटर पर 2 आवर, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर क्या बनेगी, ये आपकी होगी वेलोसिटी। लेकिन याद रखें ये जो वेलोसिटी होगी ये होगी एवरेज वेलोसिटी। क्यों एवरेज वेलोसिटी होगी, अब देखें यहां से यानी कि बहावलपुर से मुल्तान तक आप जो आपने सफर किया है, तो आपका जो रेट है डिस्प्लेसमेंट का वो कांस्टेंट नहीं रहा। कहीं पे आपने ब्रेक लगाई है, कहीं पे आपकी स्पीड ज़्यादा थी, कहीं पे आप 120 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से भी अपनी गाड़ी को या कार को चलाया है, और कहीं पे आप रुके भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हमने टोटल टाइम से डिवाइड किया है, इसमें आपकी फ्लक्चुएशन हुई है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आई है, आपका रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा, कभी ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने जो ट्रैवल किया है वो है 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो आपको लगा है वो है 2 आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपकी जो वेलोसिटी होगी ये एवरेज वेलोसिटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये जो टर्म आपके पास आती है इसको नाम देते हैं एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, v एवरेज, इसको हम कह सकते हैं d/t, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी मोशन की नेचर को नहीं बताती। अब देखें कि आपकी मोशन जो है यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ना यूनिफॉर्म भी हो सकती है, बल्कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बिलफर्ज आप इस सर्कल में मूव कर रहे हैं, ऐसे इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल भी यहाँ पहुंच जाते हैं, ए पे ही पहुंच जाते हैं। तो अब इस सिचुएशन में आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 के बराबर हुआ। ए पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया था, ए पॉइंट पे आके खड़े हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी वो भी 0 होगी, हालांकि आपने इतना सारा सफर भी तय किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ एवरेज वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए हम एवरेज वेलोसिटी से एक और चीज जो है जो कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव है वो डिफाइन करते हैं, उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए हम फिर वो पहले वाली एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी जो है वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ मूव करता है, तो हम यहाँ पे से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इनिशियली जब टाइम t1 था तो उस वक्त वो पॉइंट ए के ऊपर था, टाइम जो है t2 हुआ है तो उस वक्त पॉइंट बी के ऊपर है, तो ये टाइम t2 माइनस t1 जो है वो डेल्टा t कहलाता है। अब ये देखें पहले यहाँ से यहाँ तक वो पहुंचा बी पॉइंट के ऊपर, यानी कि ऐसे समझ कि इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट जो है बी है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको हमने 5 मिनट का टाइम दिया। अगर अब ये टाइम 5 मिनट की बजाय हम 1 मिनट देते हैं तो जाहिर है बी पॉइंट जो है वो ए के करीब हो जाएगा, यानी कि टाइम की वैल्यू जो है जब कम करते हैं तो बी यहाँ की बजाय यहाँ पे हो जाएगा, और कम कर देते हैं बी यहाँ पे आ जाएगा, और टाइम कम कर देते हैं बी यहाँ पे आ जाएगा, और टाइम कम कर देते हैं बी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह टाइम कम करते जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि टाइम अप्रोच करता है 0 को। ये याद रखें, टाइम 0 के इक्वल नहीं बल्कि अप्रोचेस टू 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि बी उस वक्त ए के बिल्कुल करीब होगा। जब ए के बी जो है वो बिल्कुल करीब होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम जो है वो अप्रोच करता है 0 को,
तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी का, उसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारी वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। यानी कि ऐसे समझ लें कि उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होगी, यानी कि ऐसे समझ लें कि अगर हम कहते हैं कि r1 जो है उसकी पोजीशन जो है t1 के ऊपर है, तो t1 इंस्टेंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी होगी, जाहिर है ये टाइम अप्रोच करता है जीरो को, इक्वल टू जीरो नहीं हम दे सकते, तो ये t1 टाइम के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उस टाइम का, यानी कि उस वक्त की वो वेलोसिटी कहलाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वो कहलाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, जाहिर है उसकी मैग्नीट्यूड किस तरह निकाली जा सकती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये डेल्टा डी यानी चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम, और टाइम जो है इतना समान है कि वो अप्रोच करता है जीरो को, तो उसकी मैग्नीट्यूड तो इस तरह निकाल सकते हैं डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन उसकी उस पॉइंट का टेंजेंट होगी जिस पॉइंट के ऊपर हम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए के ऊपर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो बी चूंकि ए के बिल्कुल करीब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इस पॉइंट का टेंजेंट होगी। और इसी तरह यहाँ पे वेलोसिटी जो है इस पॉइंट का टेंजेंट होगी, यहाँ पे वेलोसिटी जो है इस पॉइंट का टेंजेंट होगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है उस पॉइंट का टेंजेंट होती है। और ये टाइम जो है, यानी कि ऐसा समझिए कि उसी लम्हे के ऊपर, जिस लम्हे के ऊपर हम बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी लम्हे के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी है वो कहलाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसलिए मैथमेटिक्स की जुबान में हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, ये लिमिट पुट की है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अच्छा याद रखिए एक और बात कि टाइम जो है वो तो अप्रोच करता है जीरो को, लाजमी नहीं है कि ये जो वेलोसिटी है वो भी जीरो को अप्रोच करें। ये जीरो यानी कि डिस्प्लेसमेंट, अगर एक बॉडी जो बहुत फास्टर मूव कर रही है तो जाहिर है वो माइक्रो सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है वेरी फास्ट वेलोसिटी के साथ, तो इसका मतलब वो एक माइक्रो सेकंड, एक नैनो सेकंड के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो या डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल कर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू जो है जीरो को अप्रोच नहीं करेगी, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा अगली बात इसमें यह है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपस में बराबर हो जाए तो हम देखते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, तो ये 1 मीटर में 1 सेकंड में 1 मीटर का फासला तय करता है, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर का फासला तय करता है, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर का फासला तय करता है, अगले सेकंड में 1 मीटर का फासला तय करता है, अगले सेकंड में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। तो ये सिलसिला चलता जाता है। ये तो ये देखिए 1 2, ये ए पॉइंट ले लें, ये बी पॉइंट ले लें, 1 मीटर 2 3 4 5 6 7, तो 7 मीटर हो गया और 7 ही सेकंड हो गया। इसका मतलब यह है कि इसने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो 7 मीटर का, और टाइम कितना लिया है 7 सेकंड का। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 1 मीटर पर सेकंड। अब किसी भी लम्हे पे इसकी वेलोसिटी जो है हम मालूम करना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी मालूम करना चाहते हैं, तो मैं इंस्टेंट 1 सेकंड ले लेता हूँ, हालांकि 1 सेकंड जो बहुत बड़ा टाइम है। तो किसी इंटरवल के ऊपर हम देख सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कितना बनती है। तो इस ड्यूरेशन में कह लें कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने इससे पहले बताया कि समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड जो है ये हमारा इंस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये होगा 1 मीटर पर 1 सेकंड, तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड आ गया। तो अगर देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉडी ने मूव किया है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर जो उसने तय किया है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है
वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, तो उस वक्त उसकी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, और हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, यानी कि मुख्तलिफ इंस्टेंट के ऊपर हम देखते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। कैसे? पहले 1 सेकंड में ये चलो ए से बी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, लेकिन पहले 1 सेकंड में उसने ऑब्जेक्ट में 2 मीटर का फासला तय कर लिया, फिर 1 सेकंड में आधे मीटर का फासला तय किया, ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये 0.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसी तरह यहाँ पे बिलफर्ज 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 सेकंड के अंदर। ये टाइम पे वक्फे जो है वो बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये चलो वो क्योंकि उससे हम इसको बाउंड नहीं करते, ये देखें अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ। चलो एक और भी इसमें ऐड अप कर देते हैं कि 1 सेकंड में 1.5 मीटर का फासला उसने तय किया, डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 5 मीटर का फासला तय किया है 1, 2, 3, 4 सेकंड में। तो ये इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 554 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इस इंस्टेंट के ऊपर देखा जाए तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बनती है, यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकंड बनती है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड बनती है, और यहाँ पे 1.5 मीटर पर सेकंड बनती है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर इंटरवल में अगर देखा जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, और इसीलिए इसकी इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है हर एलिमेंट की वो एवरेज वेलोसिटी से डिफरेंट है। हो भी सकती है, बाज़ दफ़ा इक्वल भी हो सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बॉडी जो है वो मूव कर रही है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो वेरिएबल वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी जो है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के बराबर नहीं रहती, जबकि उसके मुकाबले में अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की वैल्यू हमेशा आपस में बराबर रहती है। अब अगली बात ये देखें कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और अगर एक बॉडी जो है वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। और अगली बात ये है कि इसके जो यूनिट होंगे वो मीटर पर सेकंड होंगे, SI यूनिट मीटर पर सेकंड होंगे। अल्लाह हाफिज़।